मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी आज 230 सीटों के लिए वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। शाम 6 बजते ही यहां पर चुनाव में जो वोट डालने का समय है वो समाप्त हो जाएगा। आपको कुछ बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तस्वीरें दिखाते हैं जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे कैलाश विजयवर्गीय हो या यशोदा राजे सिंधिया। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेताओं की जब आज वो अपना मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंचे। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश से दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि जैतगांव पहुंचे थे, उन्होंने मतदान किया। बुधनी से प्रत्याशी है सीएम शिवराज सिंह चौहान। नरोत्तम मिश्रा जो कि दतिया से प्रत्याशी, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंदौर 1 से प्रत्याशी बीजेपी के बनाए गए हैं, वो भी वोट डालने के लिए आज पहुंचे थे। तो वही आखिरी तस्वीर यशोदा राजे सिंधिया की, वो भी आज वोट करने के लिए पहुंचे। और देखिए, सभी ने जनता से वोट करने की अपील की है कि सभी घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां आज पहले फेज में एक ही चरण में सभी 230 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है, तो छत्तीसगढ़ में 70 सीटों के लिए मतदान 5 बजे समाप्त हो गया। इससे पहले 7 तारीख को हमने देखा जब 7 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया 20 सीटों के लिए नक्सल प्रभावित सीटों पर प्रक्रिया संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर आज प्रक्रिया संपन्न हुई और अब मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। और हमारे सहयोगी लगातार हम तक पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जबलपुर से संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि वरिष्ठ सहयोगी हमारे। संजीव जी, देखिए, छत्तीसगढ़ में तो वक्त खत्म हो चुका है, 55% का ये आंकड़ा कुछ सामने निकल कर आया है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अभी 1 घंटे का वक्त और बचा है। अभी तक देखा जाए तो कितना वोटिंग परसेंटेज आप देख पा रहे हैं? लगभग अभी जो 4 बजे तक का वोटिंग था वो लगभग 65% वोट इस शहर में और जबलपुर ज़िले में आया है। और अभी मैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में खड़ा हूँ। यहीं पर सारी जो वोटिंग मशीन्स हैं वो जमा की जाएंगी और सारी सामग्री जमा की जाएगी। हमारे साथ स्वप्निल वानखड़े साहब हैं। स्वप्निल जी बहुत लंबे समय से इस मेहनत से इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखे हुए हैं और आप ही के निर्देशन में ये हो रहा है। जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर स्वप्निल वानखड़े साहब, क्या तैयारियां की हैं आपने? सबसे पहले सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार, एनडीटीवी के व्यूवर्स को नमस्कार। जैसे ही 6 बजे आज का चुनाव समाप्त होगा, उसके बाद जो पोलिंग पार्टियां वापस आएगी उनके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई है। सबसे पहली व्यवस्था उनके खान पान के लिए की गई है। उसके साथ ही अलग अलग विधानसभा के लिए अलग अलग पोलिंग स्टेशन के लिए अलग अलग टेबल लगाए गए हैं। उस टेबल पे जैसे पोलिंग पार्टी आएगी उसमें वो रखा जाएगा टेबल पे सामान। उसमें क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा कि जो सामान दिया गया था और जो वोटिंग हुई है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होने के बाद फिर उसको ईवीएम को स्टोर रूम में रखा जाएगा। स्वप्निल साहब, ये बताइए कि कुछ लोगों को कुछ परेशानियां आती हैं, जो वोटिंग मशीन ख़राब होती हैं या कुछ दिक्कतें आती हैं, पेपर पूरे नहीं होते, तो उसके लिए कैसे चेक करते हैं आप? हमने लगभग 2 सेक्टर्स पे माने लगभग 20 से 25 मतदान केंद्रों पे एक मास्टर ट्रेनर लगाया है। मास्टर ट्रेनर वो लोग हैं जिन्होंने पहले ही इनको ट्रेनिंग दी गई थी, तो उनके पूरे नॉलेज में है। जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई है, जहाँ जहाँ फ़ोन आते हैं, वो तत्काल उस मतदान केंद्र पे पहुँचे और उसको ठीक कराया है। उसके साथ साथ ही जब वापस आएंगे, अगर उनसे कोई भी मतपत्र भरने में या कुछ भी डॉक्यूमेंट भरने में गलती होती है तो यहाँ आके भी वो मास्टर ट्रेनर उसको ठीक समझा के ठीक करवा लेंगे। और क्या नया किया आप लोगों ने? बहुत सारे नए प्रयोग किए थे जो मैं देख रहा हूँ। पहली बार इतनी सारी टेबल्स लगाई गई हैं जिसमें किसी को खड़े होने की दिक्कत ना हो, सब लोग बैठ के अपना काम कर रहे हैं। तो और क्या नया नवाचार किया आपने? इस बार का सबसे पहले जिला प्रशासन द्वारा, माननीय कलेक्टर साहब द्वारा जो नया नवाचार किया गया है कि कोई भी जो हमारी पोलिंग पार्टी, कोई भी पोलिंग पर्सनल है, वो खड़े ना रहे, आए तो सीधे बैठे। और वो लोग हमारे पास नहीं आएंगे, हमारी जो टीम रहेगी वो उनके पास जाएगी, उनसे पूरा डॉक्यूमेंट लेंगे और फिर ईवीएम रखा जाएगा। माने किसी को खड़े रह के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और उसके साथ साथ ही उनके टेबल पे उनको खाना भी दिया जाएगा। तो ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो लाइन लगा के लोग करते थे, 6 बजे 7 बजे आते थे, उसके बाद 11-12 बजे तक उनकी मशीनें जमा होती थी। अब मुझे लगता है ये नए प्रयोग से एक साथ सभी मशीनें जमा हो सकेंगी।
जी, हमारी ये अपेक्षा है कि ना सिर्फ मशीनें सही से और जल्दी से जल्दी जमा होगी, लेकिन इससे जो पोलिंग पर्सनल जो 2 दिन से थके हुए आएंगे, उनको भी काफ़ी राहत मिलेगी, उनको परेशानी का सामना नहीं होगा और हम प्रयास करेंगे कि 12-1 बजे तक लगभग सब लोग अपने घर जा पाएँ। और भी कई जगह तो ऐसा भी पता चला है कि बहुत देर रात तक पोलिंग, चूँकि जो 5 बजे 6 बजे तक अंदर हो जाएंगे, उनको अभी जैसे मैं मुस्लिम क्षेत्रों में देख के आया हूँ, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो वो अंदर हो जाएंगे तो उनकी जो मशीन्स हैं वो तो देर रात तक आएंगी। जी, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो 6 बजे का जो मतदान है वो पर्चियाँ बांटने के बाद 7 बजे तक चलता है और वो पोलिंग पार्टियाँ यहाँ 9 से 9:30 बजे तक, बहुत ज़्यादा 9:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाती है। ऐसे भी दिशा में हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम लगभग 1-1:30 बजे तक इसको समाप्त कर देंगे। और कुछ विशेष जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो, जो कुछ नया किया हो, अभी तक जबलपुर ज़िले में पहली बार हुआ हो? जी, नवाचार में तो जैसे हमने बताया कि हमने पहले ये निर्णय लिया था कि बिल्कुल किसी को खड़ा ना होने पड़े। उसके साथ से जो जबलपुर में मतदान केंद्र है, बहुत सारे मतदान केंद्रों में कम से कम एक बूथ महिला बूथ बनाया ताकि उस मतदान केंद्र में आंचल कक्ष हो, ताकि जो भी अपने दूध पिलाने वाले बच्चे उनके साथ अगर आते हैं तो उनके उस कक्ष में जाके दूध पिला सके या डायपर चेंज कर सके। तो लगभग हर मतदान केंद्र में हमने एक आंचल कक्ष बनाया है। इसके साथ साथ ही जो महिला बूथ बनाए उसमें क्यूलेस बनाया ताकि महिला या पुरुष जो भी आएंगे उनको खड़े ना रहना पड़े क्यू में। ऐसे बहुत सारे मतदान केंद्र हमने बनाए। इसके साथ साथ ही इस बार हमने जो मतदान केंद्रों से हमने एक संदेश दिया है ग्रीन बूथ का, कि ऐसे कुछ बूथ बनाए हैं उसमें सभी चीज़ें ग्रीन रखी गई है, माने कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें नहीं रखी गई। जैसे अगर ग्लास भी रखना है तो हमने या तो कागज़ का रखा है या तो हमने मिट्टी वाला ग्लास रखा है। पानी का घड़ा भी हमने मिट्टी का रखा है, ना कि प्लास्टिक का। तो ऐसे भी नवाचार इस बार हमने जबलपुर में किए हैं। आप लोगों ने होटल्स में जो वोट देने गए थे उनको भी छूट दी जा रही है, दवाई की दुकानों में छूट दी जा रही है, और मल्टीप्लेक्स से भी कुछ बात की, ये क्या है? जी, इन सभी के साथ जो अलग अलग एसोसिएशंस थे उनके साथ बार बार बात की गई, उनको समझाया गया और जो भी प्रशासन से हो सकता है अलग अलग तरीके से अपनाया गया, उनको छूट दी गई ताकि वो आके मतदान करे और हमारी डेमोक्रेसी को शक्तिशाली और स्ट्रांग बनाए। स्वप्निल वानखड़े जी बता रहे थे कि कितना नया प्रयोग किया गया है। जबलपुर में एक जो लोगों के बीच में बड़ा लोकप्रिय हुआ है वो ये था कि आज अपनी जिन्होंने वोट दिया है वो दवाई लेने जाएंगे तो उन्हें 16% की छूट मिलेगी, फिल्म देखने जाएंगे तो उन्हें 10% की छूट मिलेगी, और रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उन्हें 10% की छूट मिलेगी। तो इस तरह से वोटिंग बढ़ाने के पूरे प्रयास किए गए हैं और अब तैयारी है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, सुसंस्कृत तरीके से लोग आएंगे, बैठेंगे, अपनी सामग्री जमा करेंगे। देखे जैसा आप देख रहे होंगे कि सामग्री ये को जमा करने के दिखा रही लिए हैं कि यहाँ पर किस तरह से भव्य तैयारियां की गई है और काफी अच्छी ये सुखद तस्वीरें हैं। निर्वाचन आयोग और प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन की बिल्कुल इसमें तारीफ करना होगी। बने रहे आप हमारे साथ। मध्य प्रदेश के जबलपुर से संजीव तो हमारे साथ बने ही हैं। अब चलिए छत्तीसगढ़ की राजधानी का रुख कर लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ गए। जुल्फिकार, 5 बजे समाप्त हो गया है समय वोटिंग का। जो पोलिंग बूथ के अंदर है सिर्फ वही अब वोट डाल सकेंगे, लेकिन मैं पढ़ रहा था गरियाबंद की जो नक्सल प्रभावित बिंद्रा नवागढ़ सीट है वहां के करीब 9 बूथों पर 91% 91% से ज्यादा वोटिंग हुई है। ओवरऑल इस पोलिंग बूथ को लेकर और ओवरऑल छत्तीसगढ़ को लेकर क्या अपडेट आपके पास? छत्तीसगढ़ में जैसा कि आपने कहा कि वो जो निर्वाचन आयोग ने सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ही छत्तीसगढ़ की सेकंड फेज की जितनी 70 विधानसभा हैं वहां पर मतदान होना था। तो मतदान ऑफिशियली कहा जाए कि खत्म हो गया, लेकिन वो लोग मतदान दे सकेंगे जो 5 बजे के पहले पोलिंग स्टेशन के अंदर आए। रायपुर उत्तर के एक पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूं। हालांकि सुबह जब मैं यहां पे आया था तो उस दौरान देखा कि जो शहरी मतदाता है वो सुबह के समय बहुत कम आए थे, लेकिन अभी की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पे भी मतदाता खड़े हैं। और मेरे पीछे की तस्वीरें कुछ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लंबी कतारें लगी हैं। करीब 100 से 150 जो मतदाता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और गेट बंद कर दिया गया है। अब ये तब तक अंदर रहेंगे जब तक ये अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर लेते हैं। जैसा कि दीपक आपने बताया कि बिंद्रा नवागढ़ जो सीट है वहां पे की जो 9
पोलिंग बूथ हैं जो नक्सल प्रभावित हैं वहाँ पे 91% वोटिंग हुई है। तो ग्रामीण अंचलों में वोटिंग को लेकर बेहद अच्छा क्रेज देखने को मिलता है और सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच जाते हैं। और सबसे अगर बात करें कि जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो शहरों में लोग रहते हैं और वो राजनीति की बात तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप अक्सर देखें कि वहाँ का मतदान प्रतिशत कम होता है और सुबह के वक्त वहाँ पे मतदान करने वालों की संख्या भी कम होती है और शाम के वक्त पहुँचते हैं। और शाम के वक्त ऐसे समय पे जब आखिरी वक्त होता है, तो ऐसे में ये वोट डालने की जो प्रक्रिया है जो 5 बजे खत्म हो जाती है और जो नियम है कि 5 बजे के पहले जितने भी लोग वहां अंदर पहुंच जाएंगे वो वोट डाल सकेंगे। तो इस तरीके से 6 से 6:30 बजे तक मतदान बहुत सारे पोलिंग बूथ में शहरी इलाकों में होते हैं और ऐसे दूसरे इलाके भी हैं जहां पे 5 बजे खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो मतदाता पहुंच चुके हैं। ओवरऑल अगर परसेंटेज की बात करें तो 3 बजे तक के आंकड़े आ चुके थे और अभी 5:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है निर्वाचन आयोग की, उसमें फाइनल आंकड़े जारी किए जाएंगे कि छत्तीसगढ़ में सेकंड फेज में 5 बजे तक कितने लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। तो जो 3 बजे तक के ट्रेन थे उसमें 55% मतदान हो चुका था। तो ये कहा जा सकता है दीपक कि जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उस आधार पे पिछली बार जितना मतदान हुआ था उसके करीब करीब हो सकता है और हो सकता है जैसे फर्स्ट पेज में भी 2018 के जो मतदान प्रतिशत था वैसे ही कुछ रहा और इस बार भी वैसा ही कुछ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जी एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा जुल्फिकार आपसे ये भी है, क्योंकि मैं सुबह से देख रहा हूं मध्य प्रदेश के मुकाबले छत्तीसगढ़ में ये खबरें बहुत ज्यादा आई। कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीन्स खराब हुई, कई जगह 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट तक के लिए मतदान की प्रक्रिया को कई जगह पर रोका गया। तो ऐसे में जाहिर है कि ये जो फैक्टर होता है ये वोटिंग परसेंटेज पर जाहिर है सीधे तौर पर असर डालता है। ऐसे में क्या आप मानकर चल रहे हैं कि इसका भी कुछ असर देखने को मिल सकता है फाइनल वोटिंग परसेंटेज पर, जो भी 7, 7:30, 8 बजे तक आएगा? बिल्कुल फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा ये थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि दीपक अगर देखें तो 70 विधानसभा सीटों में पोलिंग हो रही है, 18,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं, उसका कितना परसेंटेज है, कितने परसेंट ईवीएम खराब हुई और कितनी देर खराब हुई, उस आधार पे ये फर्क पड़ता है। अगर पूरे ओवरऑल अगर हम ये देखें कि 100 ईवीएम खराब हुई हैं, तो अगर 100 ईवीएम खराब हुई हैं जिसके आंकड़े जारी होंगे, ये मैं जस्ट एक अनुमान लगा रहा हूँ, तो उस लिहाज से अगर 1 घंटे भी प्रभावित होती है और दूसरी आती है तो बहुत ज्यादा बड़ा फर्क तो नहीं होगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि फर्क होगा, क्योंकि जो मतदाता सुबह आया होगा और किसी खींच की वजह से ईवीएम खराब हो गई है, उसे दूसरा काम रहा होगा और वो वापस चला गया, दोबारा नहीं आया, तो ऐसा होता है। लेकिन लोकतंत्र में जब छुट्टी मिली है और पूरे दिन आपको ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको भागीदार होना है, तो उस वजह से और ये भी नियम है कि 5 बजे तक आप अंदर अगर हैं कैंपस के तो आपको अपने मताधिकार का उपयोग करने मिलेगा। तो ऐसे में अगर जो जिम्मेदार नागरिक हैं और किसी कारणवश ईवीएम खराब हुई थी और फिर नई ईवीएम वहां पे लगाई गई, तो उन्हें अपने टर्न का इंतजार करना चाहिए और उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली कुछ भी चीज़ें खराब हो सकती हैं, मैनुअली उसे बाद में सुधारा जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। जी तो जुल्फिकार ये समझा जाए कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 2018 के जो आंकड़े थे, जो वोटिंग परसेंटेज हमने देखा था, उससे इस बार यानी कि 2023 का, जैसा कि आप बता रहे 5:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन आयोग की होगी, तो इसमें जो आंकड़े हैं वो बढ़े हुए हमें नजर आने वाले हैं। चलिए इस बीच मैं जुल्फिकार चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से हम देखें तो फाइनल वोटिंग परसेंटेज जरूर आएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में वोटिंग इस वक्त जारी है। हमारे साथ भोपाल से हमारे रेजिडेंट एडिटर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग द्वारी जी इस वक्त जुड़ गए। अनुराग जी, लगभग मैं समझता हूं 40 मिनट का वक्त शेष रह गया है और ओवरऑल अभी आपके पास क्या अपडेट है, कहां पर मौजूद हैं, किस पोलिंग बूथ पर आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कम वक्त बच रह गया। आपकी आवाज़ बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं कि मतदान के प्रतिशत के बारे में हम आपस में चर्चा करना चाह रहे हैं। तो देखिए, सुबह से ही हम लोग अलग अलग मतदान केंद्रों पर गए, फिर चाहे वो शहरी इलाका हो, ग्रामीण इलाका हो, अल्पसंख्यक बहुल इलाका हो, नया भोपाल हो, पुराना भोपाल हो, और हर जगह पर बहुत बड़ी तादाद में मतदाता निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। और यही वजह है कि हो सकता है कि पिछली दफ़ा से ज़्यादा मत प्रतिशत इस बार आपको देखने को मिले।
दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं अनुराग जी कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में कई जगह पर ईवीएम मशीन्स खराब हुई, कई जगह पर पोलिंग बूथों पर मतदान की प्रक्रिया को रोका गया। मध्य प्रदेश में बहुत शांतिपूर्वक ये पूरी प्रक्रिया हुई। कुछ एक जगह को छोड़ दें, मुरैना, इंदौर, जहां पर घटनाएं हुई मारपीट विवाद की, तो काफी अच्छे से पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश वैसे भी अगर 2-3 जिलों को छोड़ दें, बालाघाट, मंडला, जहां पर थोड़ा बहुत नक्सली प्रभाव है, उनको भी अब काफी हद तक धक्का दे दिया गया है तो फिर भी मध्य प्रदेश में 700 से ज्यादा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स तैनात था, 700 से ज्यादा कंपनियां उनकी, और 2 लाख से ज्यादा जो स्थानीय पुलिसकर्मी हैं और मतदान दल हैं वो सारा चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए थे। तो थोड़ी छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें, वो भी ग्वालियर चंबल के इलाके से, भिंड से, मुरैना से, तो उसके अलावा आमतौर पर मतदान मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण ही रहा। लोग बड़ी तादाद में निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो अनुराग जी, ये समझा जाए, जैसे कि हमने तस्वीरें भी देखी मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से, जहां पर मतदाता बड़ी संख्या में घरों के बाहर निकले, मतदान किया, यानी कि वोटिंग परसेंटेज 2018 के मुकाबले क्या ये हम समझे कि वोटिंग परसेंटेज इस बार हमें ज्यादा देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार ये तय है कि जो 2018 में मतदान प्रतिशत था उससे ज्यादा लोग बाहर आकर वोट देंगे और ये आपको मतदान के प्रतिशत में जरूर दिखेगा। देखिए, इसके 2 मायने होते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है, जो दल सरकार में है उसके लिए वो खतरे की घंटी है, और मतदान का प्रतिशत अगर कम होता है तो लोग थोड़े व्यवस्था से निराश नजर आते हैं, मतदान देने निकलते नहीं, और ये माना जाता है कि सत्ताधारी दल के जो लोग हैं उन्होंने ही वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है। लेकिन यहाँ इस बार शायद मामला ऐसा इतना आसान या इतना सीधा ना हो, क्योंकि बड़ी तादाद में, अगर 50% मतदान हुआ है तो 50% पुरुष और 50% महिलाओं ने मतदान किया है। तो आने वाले दिनों में ये दिलचस्प होगा देखना कि ये जो महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है मतदान में, वो किस तरफ गया है और उससे पूरे नतीजों पर क्या असर पड़ा है। क्योंकि दोनों दलों ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं उन्होंने बनाई। बीजेपी सत्ता में थी, उसने लागू भी कर दी। कांग्रेस का वायदा है कि अगर सत्ता में आई तो उन योजनाओं को लागू करेगी। अनुराग जी, यहाँ पर आपने महिलाओं का जिक्र किया, हमारी सहयोगी अमृतांशी भी हमारे साथ जुड़ी है, उनका रुख करना चाहूंगी, और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा अमृतांशी से भी होगा। अमृतांशी, जैसे कि अनुराग जी भी बता रहे थे, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ने ही महिलाओं को साधने की कोशिश की है, तो वाकई में देखने वाली बात होगी कि नतीजों पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। देखिए, एक बहुत ही पॉजिटिव बात इस बार रही है कि जिस तरीके से महिलाएं मतदान के लिए निकलकर बाहर आई हैं, क्योंकि जो है, मैं बुधनी भी गई, बुधनी जिले में भी मैंने स्थिति देखी तो बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर निकलकर वोटिंग करने के लिए आ रही हैं, और हर वर्ग की महिलाएं हैं, हर उम्र की महिलाएं निकलकर वोटिंग के लिए आई हैं। इसके अलावा जब हम रायसेन पहुंचे, रायसेन में कई जगहों पर पिंक बूथ बनाए गए हैं, और वहाँ पर बड़ी संख्या में जो है सुबह से लेकर दोपहर तक स्थिति ये थी कि महिलाएं जो है वो वोटिंग करने के लिए पहुंची। कुछ महिलाओं का जो है साफ तौर पर कहना था, जब हमने उनसे पूछा कि आपका जो है सत्ताधारी दल की योजना या फिर विपक्षी दल की जो योजना है महिलाओं को लेकर, उनको लेकर क्या सोचना है, तो देखिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि हमें कहीं ना कहीं से मदद मिल रही है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन महिलाओं का बढ़ता वोटिंग परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो है महिलाओं को कहीं अब समझ में आ चुका है कि सत्ता में जो महिलाओं का वोट है, क्योंकि राजनीतिक दल तो उनको वोट बैंक के रूप में मान ही रहे थे, लेकिन उनको अपने मत का इंपॉर्टेंस एक तरीके से समझ में आया है और इसलिए वो वोट करने के लिए निकली। तो ऐसा हम कहेंगे कि बहुत अच्छी ये राजनीति में एक चीज़ एक वोटिंग परसेंटेज में देखने को मिली कि पुरुष और महिलाओं का जो मतदान का परसेंटेज है मध्य प्रदेश में, वो जो है वो लगभग बराबर का रहा है। अभी शाम के जो है हम कह सकते हैं 5:20 तक, और शाम के 6 बजे तक ये परसेंटेज और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, और शायद पुरुषों से ज़्यादा मतदान का परसेंटेज महिलाओं का आए। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो निकली हैं, उन्होंने वोट डाला है। अब योजनाओं के नाम पर डाला है या फिर अपने मताधिकार के जो है को प्रयोग करने के लिए डाला है, ये तो फिलहाल जो है वो वक्त ही बताएगा जब रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन महिलाओं का वोट जो है ज़रूर किसी न किसी राजनीतिक दल की तकदीर ज़रूर जो है वो मध्य प्रदेश में बदल सकता है। वो बीजेपी को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है अगर महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया है, उनको जो है दोबारा सत्ता में लाकर, और कांग्रेस को भी जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकता है अगर महिलाओं ने चाहा कि हमें जो है कुछ बदलना है। तो
महिला जो वोटिंग परसेंटेज है, जिस तरीके से 1,72,00,000 महिलाओं ने वोट जो है वो डालने का इस बार तय किया गया था, इतनी महिलाएं रहेंगी, कहीं ना कहीं महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज रिजल्ट्स पे काफी इफेक्ट करेगा। चलिए अमृतांशी, महिलाओं का आप जिक्र कर रही हैं तो एक गीत के बोल मुझे याद आ रहे हैं कि बहना साथ निभाना। अब बहना किसका साथ निभाती है, ये बड़ी देखने वाली दिलचस्प बात होगी। आधी आबादी बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजीव आपका भी शुक्रिया, अमृतांशी आपका भी शुक्रिया, रायपुर से जुल्फिकार जुड़े आपका भी शुक्रिया। एनडीटीवी पर लगातार चुनाव से जुड़ी महा कवरेज जारी है। बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।